हम आज बात कर रहे हैं सिस्ट जो कि ओवरीज में होते हैं। अब ओवरी में 1000 तरीके के सिस्ट होते हैं। इनमें से सिर्फ 1 to 2% सिस्ट ही कैंसर के सिस्ट होते हैं, बाकी सारे बिनाइन या नॉन कैंसरस होते हैं। कई लोगों का सिस्ट रप्चर हो जाता है, तो वो किन कंडीशंस में होता है? यूजुअली सिस्ट रप्चर इन द सेंस वो यूजुअली अगर वो सिंपल सिस्ट बहुत बड़ा है तो ओवुलेट करेगा तो रप्चर हो जाएगा, पर नॉर्मली सिस्ट रप्चर इज़ अ वेरी रेयर थिंग। और मैम पीसीओडी और पीसीओएस क्या हमारी फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करता है? पीसीओडी एंड पीसीओएस हमारी फर्टिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि अगर आपके एग्स टाइम पे नहीं बनेंगे, टाइम पे ओवुलेट नहीं होंगे, तो फिर प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। एक तो वेट का बहुत कंट्रोल करके रखना है। वेट गेन होते ही हमारा इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ जाता है और फिर वो एक विशियस साइकिल बन जाती है और पीसीओडी ठीक नहीं हो पाता। सो एक तो वेट को कम करिए, खाने पीने में कार्बोहाइड्रेट्स कम लो, प्रोटीन फ्रूट्स ज़्यादा लो, एक्सरसाइज करो, स्ट्रेस मत लो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लाइफस्टाइल में आप कर सकते हो जिससे कि आपका पीसीओडी का साइकिल टूट सके। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। हर बार की तरह आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रीति मैम, जो कि एक आईवीएफ एक्सपर्ट होने के साथ साथ रिकरेंट मिसकैरेज एक्सपर्ट भी हैं और हाई रिस्क प्रेगनेंसी में भी मैम की स्पेशलिटी है। आज हम बात करने वाले हैं सिस्ट्स के बारे में। तो मैम, सिस्ट आजकल बहुत कॉमन है हर एज ग्रुप में, यंग फीमेल से लेकर 40-50 तक फीमेल्स में अक्सर अलग अलग तरीके की सिस्ट देखने में मिलती हैं। तो आज हम जानना चाहेंगे कि फीमेल्स में सिस्ट होती क्या हैं। सबसे पहले सबको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। और आप मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट देख रहे होंगे तो अब आपको काफ़ी गायनी प्रॉब्लम्स के बारे में आइडिया हो गया होगा। और आज का बहुत अच्छा टॉपिक डॉक्टर मिताली ने चूज़ किया है, ओवेरियन सिस्ट। अब सिस्ट क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपको रसौली और सिस्ट का डिफरेंस समझना है। हर लेडी में एक बच्चेदानी होती है जिसको हम यूट्रस बोलते हैं, बगल में 2 ट्यूब्स और 2 अंडेदानियां होती हैं जिनको हम ओवरीज बोलते हैं। जब ओवरी में कोई रसौली या सिस्ट होता है तो उसको हम सिस्ट बोलते हैं। जब कोई भी राउंड स्ट्रक्चर या इरेगुलर स्ट्रक्चर जो ओवरी के अंदर डेवलप हो रहा हो, जो नॉर्मल नहीं है, उसको हम सिस्ट बोलते हैं। और यूट्रस के अंदर जब कोई भी मास डेवलप हो रहा हो उसकी मांसपेशियों में, तो उसको हम फाइब्रॉइड या रसौली बोलते हैं। ये 2 चीज़ें आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब हम आज बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट की। जो फाइब्रॉइड्स होते हैं और या जो बच्चेदानी की रसौलियाँ होती हैं वो ओवरीज में नहीं होती, वो बच्चेदानी में होती हैं। हम आज बात कर रहे हैं सिस्ट जो कि ओवरीज में होते हैं। अब ओवरी में 1000 तरीके के सिस्ट होते हैं। इनमें से सिर्फ 1 to 2% सिस्ट ही कैंसर के सिस्ट होते हैं, बाकी सारे बिनाइन या नॉन कैंसरस होते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन कि सिस्ट कैसे हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द पेशेंट उनको क्लासिफाई किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन मीनोपॉजल स्टेटस उनको क्लासिफाई किया जाता है। तो हम एक एक करके चलते हैं। एक होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी, पीसीओडी, पीकॉस, पीसीओएस, बहुत सारे लोग इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। ये यूजुअली यंग एज में होती है और या फिर जब मीनोपॉज के आसपास 40 के बाद होती है। अब पॉलीसिस्टिक ओवरी का मतलब होता है, पॉली मतलब बहुत सारे, सिस्ट मतलब ओवरी के अंदर बहुत सारे सिस्ट। पर ये एक्चुअली सिस्ट नहीं होते, ये आपके अंडे होते हैं जो टाइम पे ग्रो नहीं करते और ओवरी की सरफेस पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज बोलते हैं। और ये बिल्कुल भी घबराने की चीज़ नहीं है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस है। इसमें कोई कैंसर नहीं बनता और इसमें डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द पेशेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि अगर वो यंग गर्ल है तो उसको वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, चेहरे पर कील मुहासे आने शुरू हो जाएंगे, हेयर ग्रोथ बढ़ जाएगी। अगर वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, मतलब कि बेबी प्लान कर रहे हैं, तो कुछ लोगों में इनमें कंसेप्शन में प्रॉब्लम आती है क्योंकि इनके अंडे टाइम पे नहीं बनते और टाइम पे रप्चर नहीं होते, ओवुलेशन नहीं होता। अगर ये पोस्ट मीनोपॉजल या पेरी मीनोपॉजल एज में, पोस्ट मीनोपॉजल में तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज नहीं होता, पेरी मीनोपॉजल एज में डेवलप हो रही है तो फिर उसमें पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, वेट गेन शुरू हो जाता है। सो डिपेंडिंग ऑन दिस इसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज बोलते हैं और इनका ट्रीटमेंट करते हैं। अब सेकंड होता है सिंपल सिस्ट। सिंपल सिस्ट क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड पे वो एक पानी भरी हुई झिल्ली लगती है। तो इसका मोस्ट कॉमन कारण होता है कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस या आपके अंडे अगेन ठीक से ग्रो नहीं कर रहे हैं।
फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्ट। कॉम्प्लेक्स सिस्ट होते हैं जो जिनके अंदर कई बार ब्लड भरा हुआ होता है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस में होते हैं। कई बार उसमें जेनेटिकली सिस्ट बन जाते हैं, जैसे कि डर्मोइड सिस्ट होते हैं। फिर इनमें कुछ परसेंटेज में मैलिग्नेंसी वाले सिस्ट भी हो सकते हैं। सो ये डिपेंडिंग ऑन कैसा सिस्ट है अल्ट्रासाउंड पर, और कितने नंबर ऑफ सिस्ट हैं, उनकी ब्लड सप्लाई कैसी है, पेशेंट की एज कैसी है, तो तरह तरह के सिस्ट हमें मिलते हैं। कौन से साइज का सिस्ट को हमें थोड़ा सा डेंजरस कैटेगरी में मानना चाहिए कि अगर इतने साइज का सिस्ट है तो इट्स अलार्मिंग? अगर 5 सेंटीमीटर के ऊपर वाला सिस्ट हुआ, अगेन एज पे डिपेंड करता है। अगर आपका मेनोपॉज़ हो गया है, तो फिर तो कोई भी सिस्ट ओवरी में नहीं होना चाहिए। पर अगर आपका मेनोपॉज़ नहीं हुआ है और 5 सेंटीमीटर से ऊपर का सिस्ट है, तो फिर उसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए, उसको पूरे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ट्यूमर मार्कर्स, ब्लड टेस्ट कराने चाहिए, एमआरआई वगैरह कराना चाहिए। पोस्ट मेनोपॉज़ल में कोई भी सिस्ट है, एमआरआई पेल्विस ज़रूर कराना चाहिए देखने के लिए कि उसमें कोई एब्नॉर्मैलिटी तो नहीं है। क्या सिस्ट्स के साथ हम कंसीव कर सकते हैं? राइट। अगर सिंपल सिस्ट है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, तो कंसीव आराम से कर सकते हैं। पर अगर मैलिग्नेंट सिस्ट है, कैंसर वाला सिस्ट है, तो पहले उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और उसके पहले यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है एग फ्रीजिंग का, कि अगर हमारे बाई चांस ओवरीज में कैंसर है, तो फिर उसको या तो ओवरीज को निकालना पड़ेगा या कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी देनी पड़ेगी। तो उसके पहले अगर आपके बच्चे नहीं हुए, तो आप अपने एग्स फ्रीज करा सकते हैं और फिर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैम कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी जो सिस्ट है वो कैंसर वाली साइड पे जा रही है? राइट। ये अगेन जैसे मैंने कहा, उसकी अपीयरेंस पे डिपेंड करता है कि सिंगल सिस्ट है, अगर मल्टीपल सिस्ट हैं, तो चांसेस कि वो एबनॉर्मल सिस्ट है ज़्यादा होता है। एज पे डिपेंड करता है, यंग एज मतलब अगर आपकी एज 15-16 के से लेके 40 की उम्र के बीच में है, तो सिंपल सिस्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, कैंसर के कम हैं। पर आजकल कैंसर बहुत कॉमन हो गए। तो अगर 5 सेंटीमीटर से ऊपर की सिस्ट है, तो कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, जिनसे हमें आइडिया हो जाता है कैसी है। साथ के साथ अल्ट्रासाउंड फीचर्स, कि वो सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है, उसकी ब्लड सप्लाई कैसी है, तो वो प्रॉपर क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है कि ये कैंसर के चांसेस ज़्यादा हैं कि नॉर्मल सिस्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बहुत से लोगों में ये कन्फ्यूजन होता है कि सिस्ट अगर हो गई है तो ये सर्जरी से ही ठीक हो सकती है। तो इसका क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है? क्या मेडिसिन से भी ठीक होता है? यस, जो सिंपल सिस्ट हैं, जो हार्मोनल इम्बैलेंस से हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, उनके लिए सर्जरीज की ज़रूरत नहीं है। इवन एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, एंडोमेट्रियोसिस में भी अगर आपके सिस्ट बहुत बड़े नहीं हैं, जैसे कि 10-12 सेंटीमीटर टाइप सिस्ट नहीं है, छोटे सिस्ट हैं, तो फिर उनमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। मैम बहुत से लोगों को जब सिस्ट होता है तो कई बार उनका ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में वो आता नहीं है, पर उनको फीचर सारे होते हैं। तो कई बार उनकी टीवीएस में वो डायग्नोज हो जाता है। तो ऐसे में हमें कौन-सा टेस्ट कराना चाहिए? देखो, अगर तो आप सेक्सुअली एक्टिव हो, तो फिर टीवीएस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ अल्ट्रासाउंड टू अप्रोच द यूट्रस एंड ओवरीज। मतलब कि अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हो, तो टीवीएस स्कैन कराना चाहिए, क्योंकि वो यूट्रस और ओवरीज उसमें अच्छे से दिख जाते हैं। पर अगर ऐसा नहीं है, तो फिर आप सीधे फिर एमआरआई करा सकते हो। अल्ट्रासाउंड, पहले एक अल्ट्रासाउंड कराओ, उसमें अगर कोई सिस्ट आ रही है, तो फिर नेक्स्ट उसमें एमआरआई पे जा सकते हैं। इसके अलावा मैम कैसे पता चलेगा कि आपको पीसीओडी है? कुछ ऐसे साइन्स देखने में मिलते हैं जिससे हम अवेयर हो सकते हैं इसके? पीसीओडी जो है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, एक सिंड्रोम है। तो उसमें ये देखा जाता है कि आपके सिर्फ अल्ट्रासाउंड ही डायग्नोसिस का ज़रिया नहीं है। अगर आपका वेट गेन हो रहा है, आपके चेहरे पर हेयर ग्रोथ हो रही है, आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हो रहे हैं, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो ये सारे एक्ने हो रहा है फेस पे, तो ये भी सिम्पटम्स हैं कि आपको पीसीओडी डेवलप हो रहा हो। अब यहीं पर एक बात करते हैं, एक बहुत सीवियर कंडीशन की। अगर आपके सिस्ट है, तो कई बार वो घूम जाता है, तो एक बहुत एक्यूट पेन होने लगता है, वॉमिटिंग्स भी आने लगती हैं। ऐसे केसेस में तुरंत सर्जरी करानी चाहिए, क्योंकि अगर टॉर्शन हो जाता है ओवरी का, तो फिर आप सोचो, एक ओवरी है, उसके ऊपर इतना बड़ा सिस्ट है, तो वो घूम सकता है। तो अगर ओवेरियन टॉर्शन हो जाता है, तो वो ओवरी आपकी गैंग्रीनस होके सड़ सकती है। तो इसलिए विदिन 24 आवर्स के अंदर सर्जरी हो जाए, मतलब जल्दी से जल्दी उसकी सर्जरी हो जाए, तो वो हम ओवरी को बचा सकते हैं, और ये दूरबीन से हो जाती है, कोई आजकल कट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा आजकल बहुत कॉमन देखने में मिलता है कि कई लोगों का सिस्ट रप्चर हो जाता है। तो वो किन कंडीशंस में होता है?
यूजुअली सिस्ट रप्चर इन द सेंस वो यूजुअली अगर वो सिंपल सिस्ट बहुत बड़ा है तो ओवुलेट करेगा तो रप्चर हो जाएगा, पर नॉर्मली सिस्ट रप्चर इज़ अ वेरी रेयर थिंग। वो रप्चर जो होता है वो प्रोबेबली ओवुलेशन होता है, और या वो सिस्ट जब वो पानी वाला सिस्ट है वो ओपन अप होता है तो एक्यूट पेन होता है, जिसको आम भाषा में रप्चर बोलते हैं, पर एज सच सिस्ट रप्चर इज़ वेरी 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 रेयर। और मैम पीसीओडी और पीसीओएस क्या हमारी फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करता है? पीसीओडी एंड पीसीओएस हमारी फर्टिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि अगर आपके एग्स टाइम पे नहीं बनेंगे, टाइम पे ओवुलेट नहीं होंगे, तो फिर प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। क्योंकि अगर आप हमारे पुराने पॉडकास्ट देखें तो उसमें हमने समझाया हुआ है कि भाई प्रेगनेंसी कैसे होती है। ओवरी में एग ग्रो करता है, 1 या 2 एग जो हैं वो 17-18 मिलीमीटर्स के हो जाते हैं, और फिर वो ओवुलेट होकर ट्यूब में आ जाते हैं। उसी समय स्पर्म्स आएँ तो प्रेगनेंसी ट्यूब में शुरू होती है। तो अगर ओवुलेशन जो है वो टाइम पे नहीं होगा या एग ओवुलेट ही नहीं करेगा तो फिर प्रेगनेंसी होने में मुश्किल होगी। तो ये दवाइयों से यूजुअली सेटल हो जाता है। मैम आजकल इतनी यंग एज में पीसीओडी, पीसीओएस होने के क्या कॉजेज़ है? क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। करेक्ट। सो पीसीओडी का आजकल 5 में से 1 लड़की को देखा गया है कि पीसीओडी होता है। इसका कारण अभी तक मेडिकल साइंस को बहुत नहीं पता है, पर जो सोचा गया है कि एक जेनेटिक कारण हो सकता है, अगर मदर में है तो डॉटर्स में होगा। सेकेंडली सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, बहुत ज़्यादा खाने-पीने में चीज़ ज़्यादा खाना, फैटी चीज़ें ज़्यादा खाना, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेना, मीठी चीज़ें ज़्यादा खाना। दूसरा एक और कारण होता है स्ट्रेस बहुत लेना। सो ये कुछ चीज़ें सोचा गया है कि इसकी वजह से पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ होता है, पर एग्ज़ैक्ट कारण अभी तक किसी को नहीं पता है। अगर किसी को पीसीओडी हो गया है तो उसको क्या-क्या अपनी रूटीन में चेंजेस लाने चाहिए कि बहुत ईज़िली मैनेजेबल हो सके? एक तो वेट का बहुत कंट्रोल करके रखना है। वेट गेन होते ही हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और फिर वो एक विशियस साइकिल बन जाती है और पीसीओडी ठीक नहीं हो पाता। सो एक तो वेट को कम करिए, खाने-पीने में कार्बोहाइड्रेट्स कम लो, प्रोटीन फ्रूट्स ज़्यादा लो, एक्सरसाइज़ करो, स्ट्रेस मत लो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ़स्टाइल में आप कर सकते हो जिससे कि आपका पीसीओडी का साइकिल टूट सके। और मैम पीसीओडी का ट्रीटमेंट कितना लंबा चलता है? पीसीओडी का ट्रीटमेंट देखो, एक नॉर्मल इंसान को जिसके बच्चे हो गए, उसका वेट गेन भी नहीं हो रहा, अल्ट्रासाउंड पे पीसीओडी आ रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पीरियड्स 3 महीने में भी 1 बार आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपको प्रॉब्लम है तो पीसीओडी जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ़ हम 2 से 3 महीने या मैक्सिमम 4-5 महीने के लिए देते हैं, टू ब्रेक द साइकिल एंड देन टू कंट्रोल ऑल द सिम्पटम्स, और इसके बाद ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैम पीसीओडी का जो सिस्ट होता है इसका ग्रोथ का क्या रेट होता है? बहुत से लोगों को लगता है कि मुझे सिस्ट हो गया है तो ये बहुत फास्ट तो नहीं ग्रो करेगा। पीसीओडी में जो सिस्ट है वो सिस्ट नहीं है, वो आपके अंडे हैं, और वो इसलिए ओवरी पे इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि वो ग्रो नहीं कर रहे। वो 8 से 10 मिलीमीटर के होके ओवरी के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो नहीं ग्रो करते, और यही उनका प्रॉब्लम है कि वो एग ग्रो नहीं कर रहे, तो वो ओवुलेट नहीं हो रहे, तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही। सो पीसीओडी वाले जो सिस्ट हैं, दे आर नॉट सिस्ट, दे आर योर एग्स, और वो ग्रो नहीं करेंगे, वो 10 से 12 तक होके फिर खत्म हो जाते हैं। फिर अगर दवाइयाँ वगैरह देते हैं तो 1-2 एग प्रॉपर साइज़ के ग्रो हो जाते हैं, जिससे कि आपका कंसेप्शन हो सके। अगर हम पीसीओडी का प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लें तो क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हो अगर सकती हैं? आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कि आपको वेट गेन हो रहा है, कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, आपके चेहरे पे बहुत बाल हैं, आपके बहुत एक्ने हैं, और आपका शुगर का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो इसमें डायबिटीज़ होने का डर है, इनफर्टिलिटी होने का डर है। फिर आगे बढ़ के आपके अपीयरेंस का अफेक्ट होने का डर है, फेस पे जो एक्ने है वो स्कार वगैरह छोड़ सकते हैं। सो लॉट्स ऑफ लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस आर देयर। और अगर आपके बहुत सीवियर पीसीओडी होता है और लाइनिंग बहुत थिक हो जाती है और 4-4 महीने बाद पीरियड्स आ रहे हैं, तो कुछ लोगों में यूट्रस के अंदर भी चेंजेस होने के डर होते हैं। अ, पीसीओडी की सिस्ट के साथ-साथ एक चॉकलेट सिस्ट भी हम बहुत बार देखते हैं, अल्ट्रासाउंड में लिखा हुआ आता है, तो ये क्या होता है? एक कंडीशन होती है एंडोमेट्रियोसिस। इसमें क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वो आपके टमी के अंदर जाके ओवरी के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, और जब अगले महीने पीरियड्स आते हैं तो वो वहाँ पर भी ग्रोथ होती है लाइनिंग की, और वो जब नेक्स्ट मंथ पीरियड आएगा तो वो लाइनिंग बाहर नहीं निकल पाती, वहीं पर ब्लीडिंग होके ओवरी के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। सो ये इसको फिर हम बोलते हैं एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट।
इसको चॉकलेट सिस्ट भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर ब्लड जमा है और जो पुराना ब्लड है वो चॉकलेट की तरह लगता है, जैसे कि मोल्टन चॉकलेट होती है, जैसे चोको लावा केक के अंदर मोल्टन चॉकलेट होती है, तो उसका रंग बिल्कुल सेम होता है, तो इसलिए उसको चॉकलेट सिस्ट भी बोलते हैं। अब एंडोमेट्रियोसिस जो है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत ही डिस्ट्रेसिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें बहुत सीवियर पेन होता है पेशेंट को पीरियड्स आने के पहले और पीरियड्स के दौरान, और ये पेन पीछे पीठ की तरफ जाता है, उसको स्टूल पास करने में भी पेन होता है और आपस में इंटरकोर्स करने में भी बहुत सीवियर पेन होता है। दूसरा, इट कैन ऑल्सो लीड टू इनफर्टिलिटी, कि कंसेप्शन नहीं हो पाता। ये ट्यूब्स भी ब्लॉक कर सकता है, तो अगर आपको ऐसे कोई भी पेन हो रहा है पीरियड्स के दौरान जो पीरियड्स के 1-2 दिन पहले शुरू हो जाता है, या आपको चॉकलेट सिस्ट की डायग्नोसिस है, तो इसके आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, तो आपने तुरंत हमें कंसल्ट करना है और इसका ट्रीटमेंट शुरू करवाना है, जिससे कि ये बीमारी और आगे ना बढ़े। तो आपने देखा, आज हमने जाना पीसीओडी क्या होता है, कैसे होता है, क्या-क्या इसके सिम्पटम्स होते हैं और कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। ये सारी चीज़ों के साथ-साथ सबसे इम्पोर्टेंट है आपके डाइट और लाइफ़स्टाइल में चेंज करना। अगर आप अपनी डाइट और लाइफ़स्टाइल में चेंजेज़ नहीं करोगे तो आपका पीसीओडी और पीसीओएस ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा, या चांसेस हैं कि आपका पीसीओडी या पीसीओएस ठीक भी ना हो। तो अपने डाइट और लाइफ़स्टाइल में कुछ चेंजेज़ हैं जो मैं आपको बताऊँगी, जो कि आपको ज़रूर फ़ॉलो करने हैं। सबसे पहले है आपका वेट मैनेजमेंट। अगर आप अपना वज़न नियंत्रित करके चलती हैं तो बहुत हद तक चांसेस है आपका पीसीओडी और पीसीओएस जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके के रिफाइंड कार्ब्स नहीं खाने हैं। रिफाइंड कार्ब्स में आपकी सारी तली हुई चीज़ें आती हैं। इसके अलावा ज़्यादा ब्रेड इनटेक करना या ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करना, ये भी आपकी पीसीओडी जैसी समस्याओं को बढ़ा देता है। तो अगर आप अपनी डाइट में इन चीज़ों पर नियंत्रण रखते हैं तो चांसेस हैं आप जल्दी पीसीओडी और पीसीओएस से मुक्त हो सकते हैं। अब बात करेंगे आपको पीसीओडी और पीसीओएस में क्या डाइट खानी है। तो पीसीओडी और पीसीओएस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हरे पत्तेदार सब्जियां अपनी डाइट में डेली शामिल करनी हैं। इसके अलावा आपको एडुकेट अमाउंट में वाटर इनटेक भी जारी रखना है। आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना है। अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए आप पानी के साथ साथ नारियल पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी रोज़मर्रा में एक ग्रीन जूस ज़रूर ऐड करें। अगर आप ये सारी चीज़ें अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में शामिल करती हैं तो चांसेस हैं आपका पीसीओडी और पीसीओएस जल्द ठीक हो जाएगा। तो अगले पॉडकास्ट में हम मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। और आपको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो आप ये जो नंबर शो किया हुआ है इस पे आप अपने टॉपिक्स लिखकर भेजिए, तो हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। बार बार अबॉर्शंस होना या फिर अगर आप भी इनफर्टिलिटी से परेशान हो रहे हैं तो अभी आप अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर लीजिए हमारे हिम्स हॉस्पिटल पंचकुला की, क्योंकि हर वेडनेसडे को डॉक्टर प्रीति जिंदल जो आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं और 30 ईयर से भी ज्यादा का उनको एक्सपीरियंस है, उनसे आप मिलकर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और अगर बार बार आईवीएफ करवाने के बाद भी अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है तो डॉक्टर प्रीति जिंदल से तुरंत मिलिए।